ठीक है। तो देखो कुछ बातें कर लेते हैं पार्ट ए के बारे में। वैसे तो सभी को पता होगा जनरली जो क्वेश्चन पेपर है अपना नेट का, उसमें पार्ट ए के 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। और मैक्सिमम जो अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग वो 15 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाई 2 मैक्सिमम 30 मार्क्स जो है आप पार्ट ए से ले सकते हो, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या है, इसको पार्ट ए को बहुत नॉर्मली लेके चलते हैं, मतलब एक तरह से इग्नोर करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि पार्ट ए का जो रोल है ना, वो जितना फिजिक्स का रोल है सिलेक्शन में या कोई अच्छी रैंक लेने के लिए, उतना ही रोल किसका है, पार्ट ए का भी है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि सिलेक्शन से माइनर डिफरेंस से रह जाते हैं, 1 या 2 मार्क्स से या 5 मार्क्स से रह जाते हैं, ठीक है ना। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनका पार्ट ए वाला जो पोर्शन होता है बहुत वीक होता है, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते उसमें से क्वेश्चन। या कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एलएस तो हो जाता है लेकिन जेआरएफ चाहिए तो जेआरएफ नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे हैं कि जेआरएफ हो जाता है लेकिन अच्छी रैंक या अंडर 50 या अंडर 10 रैंक चाहिए तो वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि पार्ट ए का जो पोर्शन है वो उनका क्या रहता है, वीक रहता है। इसलिए जो पार्ट ए वाला जो सेक्शन है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फिजिक्स का पार्ट बी और पार्ट सी का है, ठीक है। तो वैसे तो जनरली 2 तरह की अप्रोच अपन देखते हैं पार्ट ए के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है ना। 2 तरह की अप्रोच कौन सी है? एक तो सिलेक्शन अप्रोच है और दूसरी अप्रोच कौन सी है, रिजेक्शन अप्रोच। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने है पार्ट ए का, तो 2 तरह से हैंडल कर सकते हो उस क्वेश्चन को तुम। सबसे पहले तो सिलेक्शन अप्रोच लेके चलोगे। सिलेक्शन अप्रोच का मतलब क्या है कि स्टेप बाय स्टेप तुम्हें जो भी इक्वेशंस दे रखे हैं, जो भी स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग डेरिवेशन करते हुए चलोगे और कहाँ तक पहुँच जाओगे, लास्ट रिजल्ट तक या लास्ट आंसर तक। इसको तो अपन कौन से अप्रोच बोलेंगे, सिलेक्शन अप्रोच, ठीक है। लेकिन एक अप्रोच और होती है कौन सी, रिजेक्शन अप्रोच। इसमें अपन क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। उल्टा चलने का मतलब ऑप्शन से या आंसर से चलते हुए, ठीक है। जैसे सबसे पहले डी ऑप्शन को लेकर चले और अपन ने देख लिया कि डी ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, तो उसको क्या कर देंगे, वहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर सी ऑप्शन को लेकर चलेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे। बी ऑप्शन को लेकर चलेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे और लास्ट में कहाँ तक पहुँच जाएंगे, अपने फाइनल आंसर तक। तो 2 तरह की अप्रोच हो सकती है, सिलेक्शन अप्रोच और रिजेक्शन अप्रोच, ठीक है। ये तो मैंने जनरली बताई कि 2 तरह की अप्रोच हो सकती है। वैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे तो डिफरेंट टाइप की अप्रोच अपन को लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अपन आज जो है जनरली 7 या 8 कुछ अप्रोच ऐसी हैं जो जनरली काम आती है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो वो अप्रोच को अपन देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले अप्रोच 1 लिखेंगे आप लोग, मैथमेटिकल डायरेक्ट मेथड। मैथमेटिकल डायरेक्ट मेथड, मैथमेटिकल डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी तुम्हें बताया था सिलेक्शन अप्रोच कि क्वेश्चंस को देखना है और जो भी स्टेटमेंट या जो भी इक्वेशंस क्वेश्चन में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए अपने आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। इसी का मतलब है कि मैथमेटिकल डायरेक्ट मेथड ये है। तो एक क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन लिखो आप लोग, लिखो ए मर्चेंट buys 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 equal number of shirts. A merchant buys equal number of shirts and trousers. Equal number of shirts and trousers and pays rupees 38,000 and pays rupees 38,000 if the cost of 3 shirts is rupees 800. If the cost of 3 shirts is
800 and that of a trouser is rupees 1000. Then how many shirts were bought? Then how many shirts were bought? ऑप्शंस लिख लो. शर्ट्स वर बॉट यानी खरीदी गई कितनी शर्ट्स थी? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 10. ट्राई करो एक बार. टेन नहीं. और एक बात और ध्यान रखना है, पार्ट ए का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मिनट्स लेने हैं तुम्हें. ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो छोड़ देना है क्वेश्चंस को फिर. हम्म 30. ठीक है, 30 आएगा. देख लेते हैं एक बार. देखो इसमें बोल रहा है कि जो शर्ट्स और जो ट्राउजर्स है वो इक्वल नंबर में परचेज किए हैं. ठीक है ना, तो अपन मान लेते हैं कि जो शर्ट्स हैं वो अपने पास कितनी है x, तो ट्राउजर्स भी कितने हो जाएंगे x. ठीक है, फिर इसने बोल रखा है कि जो 3 शर्ट्स हैं उनकी प्राइस इसने दे रखी है कितनी है 800. तो बताओ एक शर्ट की प्राइस कितनी होगी 800/3. और ट्राउज़र्स की एक ट्राउज़र्स की प्राइस इसने दे रखी है 1000. तो अपने पास जो है एक शर्ट की प्राइस भी आ गई और किसकी प्राइस आ गई एक ट्राउज़र की. अब टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है x, तो टोटल शर्ट्स की प्राइस कितनी हो जाएगी बताओ 800/3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस टोटल ट्राउज़र्स भी कितने अपने पास x है. एक ट्राउज़र्स कितने का है 1000 मल्टीप्लाई बाई x और टोटल कॉस्ट कितनी है 38. ठीक है, तो सिंपली क्या करना है तुम्हें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 30 आ जाएगी. कैलकुलेट कर लोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30. तो अगर शर्ट्स पूछता है तो भी 30 है और ट्राउज़र पूछता है तो भी कितनी है 30 है. ठीक है, ये नेट में आया क्वेश्चन है जून 2014 में. अब देखो इसी क्वेश्चन को अपन जो है दूसरे मेथड से करते हैं, दूसरी अप्रोच से. तो सेकंड अप्रोच लिखते हैं अपन, इसी क्वेश्चन को करेंगे.
देखो एक ही क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हो सकता है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि अपन ने किया यही मेथड से होगा, हो सकता है आप इससे भी शॉर्टेस्ट टाइम में जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन जो है एक ही अप्रोच से हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से हो सकता है। तो सेकंड अप्रोच लिखो, लॉजिकल डायरेक्ट मेथड। इसी क्वेश्चन को करेंगे अप्रोच 2, लॉजिकल डायरेक्ट मेथड। लॉजिकल डायरेक्ट मेथड, ठीक है। देखो क्या करना है कि अपन जो है अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे कि हमने मान लिया जैसे इक्वल नंबर ऑफ शर्ट और इक्वल नंबर ऑफ ट्राउजर्स है, ठीक है ना। कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे मैंने मान लिया कि 3 तो मैंने शर्ट बाई की और 3 क्या किए मैंने, ट्राउजर्स बाई किए, ठीक है। तो मुझे बताओ प्राइस कितनी कितनी हो जाएगी अगर एक कॉम्बो पैक बनाऊं मैं 3 शर्ट्स का और 3 ट्राउजर्स का, तो कितने का एक कॉम्बो पैक बनेगा, 3 ट्राउजर्स और 3 शर्ट्स। 3 शर्ट्स की तो उसने 800 दे रखी है और एक ट्राउज़र की कितनी है 1000, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 3000 प्लस 800 यानी कि 3800, इतना मिल जाएगा एक कॉम्बो पैक का, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट उसने कितनी दी रखी है अपने को, 38। तो मुझे बताओ इस तरह के कितने कॉम्बो पैक मिल सकते हैं अपन को, 10 कॉम्बो पैक मिल सकते हैं ना इस तरह के, 10 कॉम्बो। तो मुझे बताओ 10 कॉम्बो पैक के अंदर कितने तो ट्राउजर्स आएंगे, कितनी शर्ट्स आएंगी। एक कॉम्बो पैक के अंदर कितनी शर्ट्स हैं, 3 है। तो बताओ 10 कॉम्बो पैक के अंदर कितनी शर्ट्स, 30। इसी तरह से एक कॉम्बो पैक के अंदर कितने ट्राउजर्स, 3। तो 10 कॉम्बो पैक के अंदर कितने ट्राउजर्स आ जाएंगे, 30। तो x की वैल्यू यहाँ भी 30 आएगी, शर्ट्स भी 30 आएंगी और ट्राउजर्स भी कितने आएंगे, आ गया क्या समझ में, ठीक है। तो इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हो, इसको बोलते हैं अपन लॉजिकल डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं, अप्रोच 3 लिखो, विजुअल मेथड। विजुअल मेथड, ठीक है। एक एग्जांपल से समझेंगे इसे भी, नेट में आया क्वेश्चन है दिसंबर 2014। लिखेंगे ABCD वर एजेंट बेकर कंपाउंडर एंड डिजाइनर। बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, बट नॉट necessarily in that order. D told B that C is on his way. A is sitting across the A is sitting across the D. A is sitting across the designer लिखना। And next to the compounder.
द डिज़ाइनर डिडंट से एनीथिंग। डिडंट से एनीथिंग। What is each person's occupation? What is each person's occupation? यहाँ बी की जगह बेकर करना। डी टोल्ड बेकर। क्वेश्चन समझ में आया क्या? मतलब इसने कुछ स्टेटमेंट दे रखा है कि ए बी सी डी 4 पर्सन है और रैंडमली कोई कुछ भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है, बेकर भी हो सकता है, कंपाउंडर भी हो सकता है और डिजाइनर भी हो सकता है। ठीक है, फिर ये कुछ आपस में एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं कि डी ने सी से क्या कहा या ए ने डी से क्या कहा। ठीक है, तो हमें तो लास्ट में रिजल्ट क्या बताना है कि ए बी सी डी जो पर्सनस हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, कि कौन तो एजेंट है, कौन बेकर है, कौन कंपाउंडर है और कौन डिजाइनर है। ठीक है, कर सकते हो, करो ट्राई एक बार। सी डिजाइनर, ए बेकर है, बी डिजाइनर है, सी एजेंट है, डी कंपाउंडर है। चलो देखते हैं एक बार। काम करता हूँ मैं, ये ABCD है ना, इनको कोई नाम दे लेता हूँ। ठीक है, ए को मैं मान लेता हूँ अजय, बी को मान लेता हूँ बंटी, सी चीनू एंड डी डेब। ठीक है, अजय, बंटी, चीनू और डेब। एजेंट, बेकर, कंपाउंडर एंड डिजाइनर। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है ना, वैसे वैसे चलना है अपन को। सबसे पहले देखो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है। डेब टोल्ड बेकर दैट चीनू इज ऑन हिज वे, यानी कि डेब ने किसको बोला? डेब ने बोला है कि जो बेकर है, बेकर को बोला दैट चीनू इज ऑन हिज वे। तो मुझे ये बताओ कि जो डेब है वो बेकर हो सकता है क्या? डेब तो बेकर को बोल रहा है, तो डेब तो बेकर नहीं हो सकता। इसका मतलब डेब जो है वो क्या नहीं हो सकता? बेकर नहीं हो सकता। और दूसरी बात क्या बोल रहा है? चीनू इज ऑन हिज वे,
चीनू के लिए बोल रहा है कि चीनू कहीं से आ रहा है, ऑन इज वे है, तो चीनू भी क्या नहीं हो सकता, बेकार नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अजय इज सिटिंग अक्रॉस द डिजाइनर एंड नेक्स्ट टू द कंपाउंडर। ठीक है ना, मतलब जो अजय है वो उसके आसपास में कौन बैठा हुआ है, एक तो डिजाइनर बैठा हुआ है और कौन बैठा हुआ है, कंपाउंडर बैठा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं अजय जो है ना तो डिजाइनर है ना क्या है, कंपाउंडर, क्योंकि दोनों के आसपास में बैठा हुआ है ना, तो अजय क्या क्या नहीं हो सकता, कंपाउंडर नहीं हो सकता और डिजाइनर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, चीनू इज ऑन हिज वे। चीनू इज, ये बोल रहा है ना चीनू इज ऑन हिज वे, स्टार्टिंग में बोला था देखो, डेब टोल्ड बेकर दैट चीनू इज ऑन हिज वे। इसका मतलब ये हो गया कि चीनू जो है वो एक जगह पर बैठा हुआ नहीं है। ठीक है ना, तो एक जगह पर बैठा हुआ नहीं है, इससे अपन क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ना तो वो कंपाउंडर हो सकता है ना क्या हो सकता है, क्योंकि जो कंपाउंडर और डिज़ाइनर जो है वो तो बैठे हुए हैं, जबकि चीनू क्या कर रहा है, आ रहा है ना। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि चीनू क्या नहीं हो सकता, कंपाउंडर और डिज़ाइनर नहीं हो सकता। ठीक है, तो चीनू क्या क्या नहीं हो सकता, कंपाउंडर, और क्या नहीं हो सकता बताओ, डिज़ाइनर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो आगे क्या बोल रहा है, द डिज़ाइनर डिडंट से एनीथिंग, मतलब डिज़ाइनर जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, और डेब टोल्ड समथिंग, डेब कुछ बोल रहा है, यानी डेब क्या नहीं हो सकता, डिज़ाइनर नहीं हो सकता। तो डेब क्या नहीं हो सकता बताओ, डिज़ाइनर, ये क्रॉस हो गया। ठीक है, और कुछ दिया है क्या बताओ, इतने स्टेटमेंट दिए हैं हमें। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, पूरे कॉलम्स में और पूरे रोज में 3 क्रॉस आने चाहिए और एक क्या आना चाहिए, राइट आना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते, देखो इसमें 3 क्रॉस आ गए तो इसको राइट करना है, यहाँ देखो 3 क्रॉस आ गए कॉलम में तो राइट करना है। और बताओ, डी, हाँ ये राइट हो गया तो इसको बाकी वो क्या कर सकते हैं, क्रॉस। यहाँ एक राइट हो गया तो इनको क्या करेंगे, क्रॉस। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, राइट, यहाँ क्या मिल जाएगा, राइट। तो देखो अजय का प्रोफेशन तो क्या आ रहा है, अजय का प्रोफेशन बेकर आ रहा है। नेक्स्ट बंटी का क्या आ रहा है, डिज़ाइनर आ रहा है। ठीक है, एंड चीनू का क्या आ रहा है अपने पास, एजेंट आ रहा है। ठीक है, और लास्ट वन डेब का क्या आ रहा है, कंपाउंडर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अप्रोच करना है, अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं तो क्वेश्चंस को इस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखना है किसी को, लिख लिया, तो नेक्स्ट अप्रोच लिखो, टेकिंग एग्जांपल्स। नेक्स्ट अप्रोच, टेकिंग एग्जांपल्स। टेकिंग एग्जांपल्स। अब किसी के पास इससे भी शॉर्ट मेथड है ना तो वो यूज़ करना है, फिर उसे हमें तो क्या करना है, बस टाइम को कंज्यूम करना है, कम से कम टाइम लगाना है ये पार्ट में। नेक्स्ट लिखो अप्रोच 4, टेकिंग एग्जांपल्स। क्वेश्चन लिखो, टेकिंग एग्जांपल। नेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2012। लिखो, सपोज देयर आर शॉक्स, सपोज देयर आर shocks of n different, capital N different colors in a box, in a
box. If you take out one shock at a time, what is the maximum number of shocks? What is the maximum number of shocks that you have to take out? That you have to take out. Have to take out before a matching pair. Before a matching pair is found. Assume that n is an even number. Assume that n is an even number. Options: n plus 1, n minus 1, and option D is n by 2. ट्राई करो एक बार. कोई भी एग्जाम्पल लेके चलना है. n+1 नहीं है. फिर तो सभी ऑप्शन बता दोगे. क्या आएगा? n by 2. और ट्राई करो. नहीं, कलर का पेयर नहीं. तो वही बताना है कि कितने आप जो है वहाँ से लेओगे शॉक्स, जो है कि मैक्सिमम नंबर बताना है कि तब तक जो है आपके पास पेयर आ जाए एक शॉक का. क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन में ये लिखा है कि सपोज देयर आर शॉक्स ऑफ एंड डिफरेंट कलर्स, मतलब डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट कलर के अपने पास शॉक्स हैं. ठीक है. इफ़ यू टेक आउट वन शॉक एट ए टाइम, एक बार में आपको एक शॉक निकालना है बॉक्स में से. ठीक है. व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉक दैट यू हैव टू टेक आउट बिफोर ए मैचिंग पेयर इज़ फाउंड. कहने का मतलब सबसे पहले मान लो आपने एक शॉक निकाला, रेड कलर का आया, सेकंड में निकाला वाइट आया, फिर निकाला ग्रीन आया, फिर निकाला येलो आया. इस तरह से कितने मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके बाद आपको एक पेयर फिर से मिल जाए. जैसे फर्स्ट में रेड लिया था कि 10वीं बार में हमने निकाला तो फिर से रेड आ गया. बहुत सारे हैं, एन दिया है ना, कितने भी हो सकते हैं डिफरेंट कलर से. ठीक है. आया किसी के आंसर बताओ? एन, सभी के n+1. देखते हैं. चलो तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी. ठीक है. मैं मान लेता हूँ कि जो कैपिटल N की वैल्यू है वो कितनी मान लेता हूँ? 4. इवन नंबर उसने दिया है कि अज्यूम दैट कैपिटल N इज एन इवन नंबर. ठीक है.
तो मैं मान लेता हूँ n की वैल्यू कितनी अपने पास 4 है। तो कोई भी ले सकते हो कलर, जैसे मैंने मान लिया रेड ले लिया, ठीक है, और ब्लू ले लिया, ठीक है, और ग्रीन और वाइट, ये 4 डिफरेंट कलर हो गए, ठीक है। बॉक्स के अंदर 4 शॉक्स हैं अपने पास। अभी बोल रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉक, मतलब आपको ख़राब से ख़राब कंडीशन देखनी है। ख़राब से ख़राब का मतलब क्या है, जैसे पहला शॉक निकाला आपने रेड आ गया, और दूसरा निकाला तो भी रेड आ गया, ये तो सबसे अच्छी बात हो गई। लेकिन अपन को क्या लेके चलना है, सबसे बुरे से बुरा। बुरे से बुरा का मतलब क्या है कि चारों की चारों निकाल दें लेकिन नहीं आए अपने पास पेयर्स, समझ रहे हो ना, बॉक्स खाली हो गया, या कह सकते हो कि सारे कलर्स के आ गए लेकिन उससे पहले अपन को क्या नहीं मिला, पेयर नहीं मिल पाया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, बॉक्स में से निकाला एक शॉक, वो कौन से कलर का निकल के आया, रेड। उसके बाद मैंने बॉक्स में से दूसरा शॉक निकाला तो ब्लू, फिर तीसरा शॉक निकाला तो ग्रीन आया, और चौथा शॉक निकाला तो वाइट आया। सबसे बुरे से बुरे कंडीशन लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है। अब पांचवा शॉक निकालूंगा तो बताओ कोई डिफरेंट कलर का आएगा क्या इनके चारों के अलावा, नहीं आ सकता ना, आएगा तो इन चारों में से ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फिफ्थ वन आप निकालोगे वो कौन सा होगा, या तो रेड होगा या ब्लू होगा या ग्रीन होगा या वाइट होगा। इसका मतलब पेयर बन जाएगा अपने पास, या तो रेड का पेयर बनेगा या ब्लू का बनेगा या ग्रीन का बनेगा या वाइट का बनेगा, ठीक है। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि 4 डिफरेंट कलर है, तो अपन को मैचिंग पेयर कब मिलेगा, 4 शॉक्स निकालने के बाद में मिलेगा। 4 डिफरेंट कलर के अगर अपने पास शॉक्स हैं तो मैचिंग पेयर कब मिलेगा अपन को, फिफ्थ वाले के ऐसे बोल सकते हैं कि 4 पेयर के बाद में, सॉरी 4 शॉक्स के बाद मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर अपने पास n डिफरेंट कलर के शॉक्स हो तो n टाइम्स निकालने के बाद में अपन को क्या मिलेगा, पेयर मिलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कैपिटल N, ठीक। कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने तो n बराबर 4 लेके किया है, इवन नंबर लेके चलना है आपको, ठीक है। एक और लिखते हैं इसी में क्वेश्चन, इसी अप्रोच के अंदर। लिखो, नेट में आया हुआ है जून 2014। इफ A क्रॉस B 24, B क्रॉस C 32, C क्रॉस D 48, then find, या ऐसे लिख सकते हो then A क्रॉस D, then A क्रॉस D ऑप्शन कैन नॉट बी फाउंड। ऑप्शन B is a perfect square। ऑप्शन C perfect cube, and option D is odd। D B परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे इसने दिया क्या है, A क्रॉस B दिया है 24, तो मैं मान लेता हूँ A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो रिजल्ट मिलेगा अपन को 24। तो A की वैल्यू क्या ली है अपने 6,
बी की वैल्यू क्या ली है 4, यहाँ देखेंगे बी क्रॉस सी में, तो बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाई सी 32, सी की वैल्यू कितनी आएगी 8 आ जाएगी ना यहाँ से, सी की वैल्यू 8, यहाँ देखेंगे फिर 8 मल्टीप्लाइड बाई डी 48, डी की वैल्यू कितनी आएगी 6, डी 6 आ रहा है और ए की वैल्यू कितनी आई है 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 36, ठीक है। इसका मतलब क्या आएगा अपने पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है। एक लास्ट अप्रोच और देखते हैं आज के लिए, अप्रोच लिखो नेक्स्ट 5, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। Elimination by substitution. एग्जाम्पल लिखते हैं, नेट 2014, 20% of students, 20% of students of a particular course, of a particular course get jobs within 1 year of passing, within 1 year of passing, 20% of the remaining, 20% of the remaining students get job, students gets job by the end of the second year of passing, by the end of the second year of passing. If 16 students are still jobless, if 16 students are still jobless, then how many students had, then how many students had passed the course? Options 32, 64, 25, 100.
ए ऑप्शन 32। अप्रोच को भी ध्यान रखना कि आप अप्रोच पढ़ रहे हैं अपन। ऑप्शन डी किस किस का आ रहा है? हाँ 60, क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आया मुझे, क्या बोल रहे हो आप? 16 की जगह क्या होना चाहिए? 60। 16 लेते हैं तो ऑप्शन नहीं आता कोई भी इनमें से। आना तो चाहिए। ऑप्शन डी किस किस के आ रहा है? डी 100। किसी के भी नहीं आ रहा डी ऑप्शन? सी किसके आ रहा है? सी, ऑप्शन सी 25। चलो देखते हैं। देखो स्टार्टिंग में बोल रहा है 20% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कोर्स गेट जॉब्स विद इन 1 ईयर ऑफ पासिंग। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उसके 20% स्टूडेंट्स जो है 1 साल के अंदर अंदर जॉब्स ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन ए लेके चलता हूँ मैं। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही तो दिए अपने ऑप्शन में, तो 32 लेके चलता हूँ। तो मुझे बताओ 32 का 20% क्या आता है? 32/5, यानी कि समथिंग जो है 6.4 आएगा। ये तो आएगा। तो मुझे बताओ 6.4 पीपल जॉब्स ले सकते हैं क्या? अरे भाई या तो 6 लेंगे या तो कितने लेंगे? 7 लेंगे ना। 6.4 थोड़ी जॉब ले सकते हैं। यानी कि ऑप्शन ए तो क्या हो गया अपने पास? एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी पे चलते हैं। 64 64 का 20% देखें तो कितना आएगा? 64/5 समथिंग कितना आएगा? 12.8 आएगा। बताओ ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल हो सकता है कि 12.8 तो जॉब थोड़ी ले सकते हैं, 12 लेंगे या 13 लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। उसके बाद क्या चलते हैं अपन? ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं। सी को ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 25। जो 1 साल के अंदर अंदर जॉब लेते हैं वो स्टूडेंट कितने हैं? 20% हैं। तो इसका 20% निकालोगे 25/5 कितना आएगा? 5 स्टूडेंट्स ने तो क्या ले लिया? 1 साल के अंदर जॉब ले लिया। रिमेनिंग कितने रह गए? रिमेनिंग 20 रह गए ना। फिर रिमेनिंग ने क्या किया? नेक्स्ट ईयर कितना दिया है? 20%। तो इसका 20% निकालोगे, बताओ कितना आएगा? 4 आएंगे ना। 20% और निकाल दिया इसका तो कितना आ गया? 4। अब जो रिमेनिंग स्टूडेंट है वो कितने रह गए? 16 रह गए। और क्वेश्चन में भी देखो क्या बोल रहा है? 16 स्टूडेंट आर स्टिल जॉबलेस। आ गया समझ में? तो अपने पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 25, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी की जो अप्रोच है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ अच्छा लगा फिजिक्स से हटके पढ़ के? माइंड तो रिलैक्स हुआ होगा ना? डेली फिजिक्स आती है, हिमांशु सर आते हैं, पढ़ाते हैं 3-4 घंटे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं अपन लोग।
बाकी के अप्रोच अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।